चलिए 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है बेटा सबको? क्वेश्चन नंबर 6 सबको दिखाई दे रहा है ना बेटा? बहुत बढ़िया, चेक करिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है बेटा कि क्या नाम है कंपनी का, नवलक्ष्मी लिमिटेड ने 3012% डिबेंचर्स क्या किए हैं बेटा, इशू किए हैं। कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं बेटा? केवल 3012% डिबेंचर्स नव लक्ष्मी कंपनी लिमिटेड ने क्या किए हैं, इशू किए हैं। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज पर डिबेंचर। अब डिबेंचर पे प्रीमियम बढ़ा है, यहां पर प्रीमियम कितना है बेटा? 50 रुपए का प्रीमियम है। चलिए देखते हैं आगे। और एक और अच्छी बात कि द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ओहो, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे देना था, तो ये तो सिंगल वाली एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स के लिए आ गई? 4000 डिबेंचर्स के लिए। एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स के लिए आ गई बेटा? 4000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कह रहा है 1000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा लौटा दिया। वैसे भी रिटर्न नहीं करना था, क्योंकि ये प्रोरेटा करता तो भी यहाँ तो रिटर्न नहीं होता, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ एक एप्लीकेशन पे ही कॉल कर लिया है, मांग लिया है। चलिए आगे अब एंट्रीज कर लेते हैं इसकी। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट है बेटा? 12%। तो टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा वो चेक करते हैं बेटा हम। अमाउंट आएगा यहाँ पर, अच्छा पूरा पैसा एक साथ ही मांगा है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा 4000 इंटू 150। नहीं, और तो फिर एंट्री भी हमने गलत लिख दी है, ये एंट्री भी गलत लिख दी बेटा हमने। हाँ, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब अमाउंट कितना आएगा वो देखते हैं। 4000 इंटू 150, तो ये कितना हो जाएगा? 6 लाख। कितना हो जाएगा बेटा? 6 लाख। चलिए सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करने की होगी बस केवल। क्या एंट्री हो जाएगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो आएगा बेटा, क्योंकि प्रीमियम भी तो है यहाँ पर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ऐसे होगा ये, ठीक है। यहाँ पर पूरे 6 लाख। कितने आएंगे बेटा यहाँ पर? 6 लाख। पैसा तो पूरा 6 लाख मिला है। और 3000 इंटू 100, 3000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 3 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में 3000 इंटू 50, 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 4000 इंटू 150, वो सॉरी 1000 इंटू 150, 1,50,000, 1.5 लाख क्या हो जाएगा? पैसा रिफंड हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, चलिए इसको शुरू करने से पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे अब हम। डालिए हेडिंग आप सब, हेडिंग डालेंगे आप सब लोग।
इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। क्या करेंगे हम, डिबेंचर्स को हमने इशू किया, लेकिन अब की बार कैश के लिए इशू नहीं करेंगे, किसी और पर्पस से क्या किया जाएगा बेटा, डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा। वो कोई और पर्पस क्या हो सकता है, सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे, ऋण पत्रों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। ऋण पत्रों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। मैं एक बार और बोल रहा हूं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, ऋण पत्रों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। अच्छा, जनरली ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। किसके लिए होता है बेटा, ये संपत्तियों और दायित्वों को क्रय करने के लिए अगर हमने ऋण पत्रों का निर्गमन किया है, इफ वी हैव इशूड डिबेंचर्स फॉर द परचेज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, देन इट इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। तो क्या कहलाता है ये, ऋण पत्रों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब दो चीजें देखिए यहां पर, कितनी चीजें बेटा यहां पर, दो चीजें। दो चीजें कौन कौन सी है, देखिए आप, एक तो है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। अब जब कोई भी एक, मान लो कोई एक फर्म ए है, क्या है बेटा, एक फर्म ए है, वो क्या कर रही है, परचेज कर रही है किसी फर्म बी को। क्या कर रही है, फर्म ए परचेज कर रही है किसको बेटा, फर्म बी को। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर बायर कौन है, फर्म ए। तो फर्म ए क्या करेगी, विल पे, भुगतान करेगी, किसको भुगतान करेगी बेटा, फर्म बी को। तो जो फर्म ए फर्म बी को खरीदने के उद्देश्य से जितने पैसे का भुगतान करेगी, वो पेमेंट, वो जो पेमेंट है वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। क्या कहलाता है वो, परचेज कंसिडरेशन। उसे कहते हैं हम क्रय प्रतिफल। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल वो कहलाता है। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई डाउट है बेटा किसी को, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, क्रय प्रतिफल क्या होता है, वो समझ में आया। जब कोई एक व्यवसाय किसी दूसरे व्यवसाय को क्रय करता है, जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज कर रहा है, तो जो बायर बिजनेस है, जो खरीदने वाला व्यवसाय है, जब वो जो बेच रहा है उसको जो पेमेंट करेगा, उसको जो भुगतान करेगा, उसके बदले जो पैसे देगा, वो पेमेंट क्या कहलाएगा बेटा, वही पेमेंट क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल कहलाएगा। कोई डाउट है, रिप्लाई कर दो फटाफट से, यहां तक कोई डाउट है, मानसी कोई डाउट है बेटा, नो सर, ओके मानसी। देवांश कोई डाउट है बेटा, दीपेंद्र, दीपेंद्र कोई डाउट बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर समझ में आ गया। अब परचेज कंसिडरेशन का मतलब समझ में आ गया, तो अब आगे हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल की गणना। क्या बात करेंगे हम, क्रय प्रतिफल की गणना कैसे की जाती है, परचेज कंसिडरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें सबसे पहले वही बात समझनी है। तो देखो समझो आप, परचेज कंसिडरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं बता रहा हूं यहां पर कि एक तो आपने परचेज क्या क्या किया है, आपने देखो परचेज क्या क्या किया है। देखो बेटा आपने, एक तो आपने एसेट्स परचेज की है और एक आपने लायबिलिटीज परचेज की है। तो एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें से अगर हम क्या कर दें बेटा, लायबिलिटीज की वैल्यू को लेस कर दें,
क्या करते हैं बेटा, अगर हम असेट्स की जो टोटल वैल्यू है, असेट्स का जो कुल मूल्य है, संपत्तियों के कुल मूल्य में से अगर दायित्वों के कुल मूल्य को घटा दिया जाए, ध्यान से समझना बेटा, सिंपल सी बात है। क्या समझ रहे हैं हम कि अगर हम संपत्तियों के कुल मूल्य में से दायित्वों के कुल मूल्य को घटा दें तो जो अंतर बचेगा क्या कहलाएगा, वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी बोलिए, रिप्लाई करो बेटा। यस सर, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सबको पता है कि एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट होती है, ये आपको पता होगा। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो, वो क्या है बेटा, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये तो कैलकुलेट करने का तरीका हो गया, ये तो कौन सा तरीका हो गया बेटा हमारे पास, ये तो हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। लेकिन समटाइम्स, कई बार परचेज कंसिडरेशन is given in the question. कई बार क्या होता है बेटा कि परचेज कंसिडरेशन जो है ना वो हमें प्रश्न में दे रखा होता है। इसके हिंदी में मैं बोल देता हूं कि कई बार क्रय प्रतिफल हमें प्रश्न में दिया हुआ होता है। कई बार क्या होता है बेटा कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमें क्या कर रखा होता है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, प्रश्न में हमें परचेज कंसिडरेशन दे रखा होता है। अरे भैया ये तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर अब देखो बात क्या है, परचेज कंसिडरेशन क्या है, इज गिवन इन द क्वेश्चन। मैं वापस बोल रहा हूं बेटा बात को कि परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल इज गिवन, आपको ऑलरेडी दे रखा है। और अब आपने जब क्या चेक किया कि आपकी एसेट्स सपोज 10 लाख रुपए की थी, कितने की थी, सपोज आपकी एसेट्स कितने की थी बेटा, 10 लाख की, और लाइबिलिटीज आपकी मान लो 7 लाख की है। क्या है बेटा, लाइबिलिटीज कितने की बेटा, 7 लाख की। तो इस केस में आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए ना। लेकिन इन द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो सपोज 4 लाख दिया हुआ है। मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को करने के बाद जो वैल्यू बचती है ना उससे ज्यादा आपका क्या है, परचेज कंसिडरेशन है। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य का जो अंतर है उससे ज्यादा क्या है आपका परचेज कंसिडरेशन है, उससे ज्यादा क्या हो रहा है आपका क्रय प्रतिफल हो रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि अगर मैं लिख देता हूं लाइन, इफ परचेज consideration is more than, if purchase consideration is more than assets minus liabilities, यदि क्रय प्रतिफल संपत्ति माइनस दायित्व से ज्यादा है, यदि क्रय प्रतिफल संपत्ति माइनस दायित्व से ज्यादा है, then the difference will be treated as goodwill। ध्यान रखना बेटा, तो अंतर की राशि को क्या माना जाएगा, गुडविल माना जाएगा, ख्याति माना जाएगा। अगर आपका क्रय प्रतिफल जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा, संपत्ति माइनस दायित्व से ज्यादा है, तो अंतर की राशि को क्या मान लिया जाएगा, देखो गुडविल मान लिया जाएगा। मान लोगे ना, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर इसी के वाइस वर्सा हम बात करें, इफ परचेज consideration is less than
if purchase consideration is less than assets minus liabilities, then it will be treated as कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर कम हो गया, क्या हो गया बेटा? परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया आपका? कम हो गया। किससे कम है परचेज कंसिडरेशन आपका? ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज से कम है। तो उस केस में क्या माना जाएगा उसको बेटा? फिर उस केस में उसको पूंजी संचय माना जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। क्या साधारण सी बात है? कि ध्यान ये रखना है कि आपका जो पैसा बनता है उससे ज्यादा अगर दे रहे हो तो गुडविल, और जो पैसा बनता है उससे कम दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व, मतलब फायदा हो गया कंपनी के लिए। कौन सी कंपनी के लिए? बायर कंपनी के लिए। याद रह जाएंगी बेटा ये बातें? देखिए क्या क्या बातें बता दी हमने इसके अंदर। चलो यहां तक हमने बात कर ली, परचेज कंसिडरेशन की बात हो गई। यहां पर फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज को खरीदने के लिए अदर देन कैश की हम यहां से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक बार स्लाइड सारी दिखा रहा हूं, अगर किसी भी स्लाइड में किसी को बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इस स्लाइड में नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नो। चलिए यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखने के लिए सबको मिल जाएगा बेटा, अगर कोई जल्दीबाजी में नहीं लिख पा रहा है तो सबको आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आज के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे सारे, आप सारे घर बैठ के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मुझे रिप्लाई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे आप रिप्लाई करेंगे। है कोई दिक्कत? नहीं है। चलिए ठीक है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। नहीं है कोई दिक्कत यहाँ पर भी? ये मैंने एग्जाम्पल दिया था है ना। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि अगर परचेज कंसिडरेशन 4 लाख दे रखा हो तो अब समझ में आ गया बेटा, अगर 4 लाख दे रखा होगा तो फिर क्या हो जाएगी? गुडविल। कितनी हो जाएगी गुडविल? 1 लाख। और अगर इन द क्वेश्चन यही परचेज कंसिडरेशन कितना दे रखा हो, मान लो 2 लाख, कितना दे रखा हो बेटा? अगर 2 लाख, तो फिर 1 लाख रुपीस क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना बेटा? चलिए ये भी समझ में आ गई बात। ये दोनों मैंने आपको डेफिनेशन यहां पर लिखा दी। अब आगे हम बात करते हैं बेटा किसकी? एंट्रीज की। देखिए एंट्रीज, एंट्रीज सबसे पहले फॉर परचेजिंग assets and liabilities। सबसे पहले एंट्री किसकी बेटा? असेट्स और लायबिलिटीज को परचेज करने की एंट्री। क्या एंट्री होती है? ध्यान दीजिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, नहीं इसको यूं लिखते हैं, देखो असेट्स अकाउंट डेबिट, और अगर डिफरेंस आएगा तो गुडविल आएगा ना बेटा, तो वो गुडविल भी क्या होगा? डेबिट होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अब इस वेंडर में कौन सा अमाउंट आता है? परचेज कंसिडरेशन वाला, क्रय प्रतिफल वाला। और उसके अलावा अगर डिफरेंस है तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो मैं इन दोनों को ब्रैकेट में डाल रहा हूं, गुडविल को और कैपिटल रिजर्व को। ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या है? कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। क्या होगा बेटा? इन दोनों में से कोई एक आएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। अगली एंट्री क्या होगी? फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर इशू करेंगे, सेम चीज है। अब डिबेंचर तो इसको भी आप कैसे? एट पार भी इशू कर सकते हो, एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हो, और एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हो। ठीक है, जब डिबेंचर इशू करने की फिर एंट्री क्या बनेगी यहां पर? वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर आपने डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसको भी ब्रैकेट में डाल रहा हूं ना मैं, टू डिबेंचर अकाउंट, और अगर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू कर दिए तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसको भी ब्रैकेट में डाल रहा हूं कि या तो डिस्काउंट ही आएगा या डिबेंचर ही आएगा। अच्छा, डिबेंचर कितने इशू किए वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? कि डिबेंचर कितने इशू किए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, है ना, निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की अगर हमें संख्या प्राप्त करनी हो, क्या प्राप्त करनी हो बेटा? अगर हमें निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की अगर हमें संख्या प्राप्त करनी हो तो उसका फॉर्मूला याद है क्या किसी को? बताइए कैसे लिखते हैं इसको हम? अमाउंट पेबल टू वेंडर। देखो बेटा, किसी ने मुझे अभी ये बोला था, सर जितने की मशीन खरीदी, मान लो मशीन 3 लाख की खरीदी और 1 लाख रुपए नगद दे दिए तो गलत हो गया ना? फिर वो तो हमारा जितने की मशीन खरीदी उसमें तो 3 लाख लिखने पड़ेंगे, लेकिन पेबल कितने? 2 लाख, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए क्या दे दिया? उसको पेमेंट कर दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स, अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। ये लीजिए, ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है बेटा। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं, किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो अपना माइक ओपन करके यस या नो में आप रिप्लाई कर दें फटाफट। चलिए, सारे बच्चों का रिप्लाई आ गया मेरे पास, नो सर का। तो 1-2 क्वेश्चंस देख लें बेटा, थोड़ा सा टाइम, एक क्वेश्चन तो कर ले कम से कम, थोड़ा टाइम लग सकता है। सारे बच्चों का मुझे रिप्लाई चाहिए, लेकिन कर लें बेटा 1-2 क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन? क्या नाम है बेटा कंपनी का? सुविधा लिमिटेड ने क्या परचेज किए बेटा? मशीनरी। कितने में? 1,98,000 में। 1,98,000 रुपए में एक मशीन खरीदी, किससे? सप्लायर्स लिमिटेड से। देखो, कंपनी का नाम सुविधा लिमिटेड है जो बायर कंपनी है, और सेलर कंपनी का नाम क्या है बेटा? सप्लायर्स लिमिटेड, ठीक है। और पेमेंट कैसे किया गया? 12% डिबेंचर इशू करके किया गया। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। 1,98,000 रुपए मूल्य की सुविधा लिमिटेड ने सप्लायर लिमिटेड से एक मशीन खरीदी है जिसका पेमेंट 100 रुपए वाले 12% डिबेंचर्स पर निर्गमन द्वारा करना था। अब आपको मशीन खरीदने की और डिबेंचर को इशू करने की एंट्रीज देनी है अलग अलग केस में। पहले जब डिबेंचर एट पार इशू किए गए हो, दूसरा जब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए गए हो, और तीसरा जब डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए गए हो। बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले किसकी बुक्स बनाएंगे हम? जर्नल बुक्स ऑफ बायर कंपनी के में एंट्री करते हैं। कौन है बायर कंपनी? सुविधा लिमिटेड। तो क्या लिख देंगे हम? जर्नल बुक ऑफ सुविधा लिमिटेड। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले 8 पार वाला काम कर लें। 8 पार वाली पहली एंट्री क्या होगी? परचेज करने की, मशीन परचेज करने की। अब केवल मशीन परचेज की है तो क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है बेटा? सप्लायर्स लिमिटेड से। तो बायर का नाम हो जाएगा, वेंडर का नाम हो जाएगा टू सप्लायर्स लिमिटेड। कितने में की मशीन थी? मशीन कितने की थी? 1,98,000।
ठीक है बेटा। चलिए दूसरी एंट्री, डिबेंचर इशू करने के एट पार है यहां तो सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर इशू किए हैं बेटा? 12% डिबेंचर्स, तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? चेक करते हैं हम। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कितने आएंगे? 1,98,000 पेबल अमाउंट है और एट पार इशू किया है तो 100 का 100 में किया है, कितना आ जाएगा? 1980 डिबेंचर्स। कितना हो जाएगा बेटा? 1980 डिबेंचर्स। अमाउंट सेम आएगा, कितना? 1,98,000। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस कैसे? 10% डिस्काउंट पर। चलो वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए जर्नल बुक ऑफ सुविधा लिमिटेड, हम केस नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। कौन सा बेटा? एट डिस्काउंट वाला। ठीक है, पहली एंट्री तो सेम होगी, मशीन अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या होगी बेटा? सेम होगी। क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट। यहां तो अमाउंट सेम आएगा बेटा, 1,98,000 रुपीज से। अब लेकिन डिबेंचर्स कैसे इशू किए हैं बेटा? डिस्काउंट पर। डिबेंचर्स कैसे इशू किए हैं बेटा? यहां पर डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या हो जाएगी? सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12%। 12% ही थे ना बेटा? टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कैलकुलेट करते हैं। कैसे आएगा चेक करो, ध्यान दो। अमाउंट पेबल तो कितना है? वही 1,98,000। अमाउंट पेबल तो कितना है बेटा? वही है 1,98,000। अब इस 1,98,000 पे देखो हमने डिबेंचर इशू तो कर दिए, लेकिन ये कितने परसेंट डिस्काउंट पर किए हैं? 10% डिस्काउंट पर। कितने परसेंट डिस्काउंट पर इशू किए हैं बेटा हमने? 10% डिस्काउंट पर। अब 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1,98,000 अपॉन 90। कितना हो जाएगा? 9 2 18, 9 2 18, 2200 डिबेंचर्स। कितना आ जाएगा बेटा? 2200 डिबेंचर्स। अब 2200 डिबेंचर्स का मतलब क्या हो गया? 2200 इंटू 100, 2,20,000, 22,000 का डिस्काउंट, और इस तरह से हो गया ये 1,98,000। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए एक लास्ट और इसके अंदर है, थर्ड केस और है इसका, वो और देख लेते हैं एक बार। थर्ड केस हो रहा है ना बेटा प्रीमियम वाला? चलिए देख लेते हैं अपन थर्ड केस और एक बार। देखिए थर्ड, एट प्रीमियम। देखो पहली एंट्री सेम होगी, क्या होगी? नहीं बैंक थोड़ी ना होगी, गलती से लिख रहा था मैं। मशीन अकाउंट डेबिट
टू सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट। कितने से? 1,98,000 से। क्लियर है बेटा? अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और आपकी बार प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना बेटा? इसमें भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कैलकुलेट करते हैं अपन। सही आया। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। ठीक है बेटा? अब देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कितना आ जाएगा, चेक करिए आप। 1,98,000 अपॉन, अब कितना प्रीमियम है? 10% प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है बेटा? 10% प्रीमियम है। तो 100 प्लस 10 मतलब 1,98,000 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 1,800 डिबेंचर्स। अब 1,800 डिबेंचर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये इसको तो 1,98,000 ही पे करना है, तो 1,800 से हो जाएगा 1,80,000 और ये हो जाएगा 18,000। ये लीजिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 भी आपका यहां पर कंप्लीट है। हाँ भाई, आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। आज के सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा? वेरी गुड। सबको समझ में आया? शेर सिंह है क्या क्लास के अंदर? चलिए शेर सिंह, कोई दिक्कत है बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके चलिए, थैंक यू क्लास।